अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर इकबाल है और मैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैप्नोग्राफी और एन टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैप्नोग्राफी? Capnography is measure of end-tidal carbon dioxide in wave form। अब एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी एक्सपायरेशन में, जो हमारी एक्सपायर्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है कि मतलब कितना परसेंट उसमें या कितना मतलब जो उसका पार्ट है एक्सपायर्ड एयर का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो नॉर्मली जो इसकी वैल्यू होती है वो 32 टू 42 mm ऑफ Hg हमारे पास होती है, जो कि एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू है। तो इससे ऊपर होगी या कम होगी तो वो फिर कुछ कंडीशंस हैं जिनमें मतलब कि एंड टाइडल कम होती है या ज़्यादा होती है, तो वो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब जो हमारी एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये तीन चीज़ों के साथ लिंक्ड होती है। उसमें एक तो है हमारी ब्रीदिंग, सेकंड नंबर पे है हमारा मेटाबॉलिज्म और थर्ड नंबर पे है हमारी सर्कुलेशन। अब ब्रीदिंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है? अब एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड जनरल एनेस्थीसिया में हमारी ट्यूब की, हमारी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब है उसकी करेक्ट प्लेसमेंट के लिए कि भाई ट्रैकिया में ही ट्यूब है, उसके लिए एक तो यूज होती है। अगर तो हमारा कैप्नोग्राफ नहीं बन रहा या एंड टाइडल नहीं आ रही तो मतलब कि हमारी जो ट्यूब है वो ट्रैकिया में नहीं गई, वो ईसोफेगस में है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर तो अब कुछ कंडीशंस होती हैं कि एंड टाइडल या तो बिल्कुल जीरो आ रहा है, या तो कम है या बढ़ा हुआ है। अगर तो एंड टाइडल बिल्कुल जीरो आ रहा है तो वो फिर कंडीशन या ये हो सकती है कि हमारी ट्यूब बिल्कुल ठीक जगह पे प्लेस नहीं है, मतलब ट्रैकिया में नहीं है, इसोफिजियल इंट्यूबेशन हुई है, या तो एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन हो गई है, या फिर कहीं से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है या किंक हो गया है या बिल्कुल ब्लॉक हो गया है हमारा ब्रीदिंग सर्किट, जिसकी वजह से एंड टाइडल नहीं आ पा रही। अच्छा, फिर एक और कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट। मतलब कि उस कंडीशन में भी जब मतलब ना कोई, जब जो हमारी कार्डियक आउटपुट है वो बिल्कुल जीरो है, तो तब भी एंड टाइडल जो है वो बिल्कुल जीरो आएगी, क्योंकि परफ्यूजन, जो हमारी बॉडी परफ्यूजन है उसके साथ भी इसका बड़ा लिंक है कि जितनी परफ्यूजन ज़्यादा होगी उतना ही क्या कहते हैं एंड टाइडल ज़्यादा होगा। और परफ्यूजन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर के साथ रिलेटेड होती है, मतलब कि जितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा उतनी परफ्यूजन ज़्यादा और उतना ही एंड टाइडल ज़्यादा। ब्लड प्रेशर कम, परफ्यूजन कम और एंड टाइडल भी कम। जो एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम मेजर जो करते हैं वो एक CO2 प्रोब होता है जो कि ब्रीदिंग सर्किट के ऊपर लगा हुआ होता है। वो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन के थ्रू CO2, जो मतलब कि एक्सपायर्ड एयर है उसमें कितनी CO2 है, मतलब एंड टाइडल CO2 को मेजर करता है। अच्छा, अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें एंड टाइडल हमारा कम आएगा? तो उनमें जो है हमारे पास एक तो एम्बोलिज्म है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि कोई भी ऐसा फैट या कोई भी ऐसा मतलब पार्टिकल जिसने आके हमारे जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसे ब्लॉक कर दिया है, तो पल्मोनरी मतलब सर्कुलेशन, परफ्यूजन ठीक नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से एंड टाइडल हमारा कम आएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे है हाइपोथर्मिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होती है। अगर तो हमारा मेटाबॉलिज्म कम है तो उस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, और क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर कम हो तो टेम्परेचर भी बॉडी का कम होता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं।
तो उस कंडीशन में भी हमारी एंड टाइडल कम होगी। और उसके बाद है कि हमारा जो है हमारा हाइपोटेंशन कंडीशन है, मतलब कि डिक्रीज्ड परफ्यूजन और हाइपोटेंशन में भी जो हमारा एंड टाइडल है वो कम होगा। उसके बाद एक कंडीशन है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, उसका टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा रखते हैं और उसका रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रखते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारी जो एंड टाइडल है वो कम होगी। अच्छा, अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है कि जिनमें एंड टाइडल ज़्यादा आएगा? तो उसमें एक तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि हमारा जो सोडा लाइन है वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड है, वो अब और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में हमारी एंड टाइडल जो है वो ज़्यादा आएगी। अच्छा, उसके अलावा फिर या तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा, CO2 प्रोडक्शन ज़्यादा, तो उसके नतीजे में भी हमारा जो है क्या कहते हैं हमारी एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आएगी। तो ये कंडीशन होती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। उसके बाद डिक्रीज्ड वेंटिलेशन, मतलब कि हम ऑक्सीजन की डिलीवरी कम कर रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी रेट कम है, हमने टाइडल वॉल्यूम कम दिया हुआ है, तो उस पेशेंट में उस कंडीशन में भी हमारी जो एंड टाइडल है वो बढ़ी हुई आएगी। और उसके बाद अगर तो ब्रोंकियल इंट्यूबेशन हो जाए तो उस कंडीशन में भी हमारा जो है एंड टाइडल है वो क्या कहते हैं बढ़ा हुआ आता है। तो ये जो ग्राफ होता है इसका एक हमारे जो मॉनिटर होता है उसके ऊपर एक ग्राफ बन रहा होता है जिसकी शेप कुछ स्क्वायर टाइप होती है इस तरह से, ऐसे इसमें 4 फेजेस होते हैं। तो उन 4 फेजेस में फेज नंबर 1 जो है उसमें कोई CO2 नहीं होती, मतलब कि जिसमें जो रेस्टिंग फेज होता है, लाइक जिसमें ना इंस्पिरेशन हो रही है ना एक्सपायरेशन हो रही है। तो नंबर 2 जो होता है वो एल्व्यूलर फेज होता है, जो कि इस लाइन का अपवर्ड, मतलब उस ग्राफ का जो उसका अपवर्ड जाना है। उसके बाद एक और होता है एल्व्यूलर प्लेट्यू जो कि फेज 3 है, और उसके बाद एक और होता है फेज 4 जो कि उस ग्राफ का नीचे आना है, तो वो इंस्पिरेशन फेज होता है। तो अब एंड टाइडल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुका कि एक तो हमें हमारी ट्यूब की सही प्लेसमेंट के बारे में बताती है। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि मतलब जैसे कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पिरेटरी अल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस, और इनके बारे में हमें इन वैल्यूज़ के, क्योंकि एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू से हमें पता चलता है। तो ये सब था एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।